अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर ने काबीना का इजलास बुलाया। सिर्फ इजलास ही नहीं बुलाया बल्कि वहाँ पर काफ़ी बरहम भी हुए और काफ़ी चीज़ों पर सख्त किस्म का नोटिस भी लिया। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि 3 माह के मैं आपको हदफ दे रहा हूँ, इन 3 माह के अंदर मुझे काम चाहिए और सिर्फ ये भी नहीं होना चाहिए, इसके साथ साथ आपकी परफॉर्मेंस जो है वो मेरे सामने आएगी। वर्बली अब चीज़ें नहीं होंगी, प्रैक्टिकली परफॉर्म किया जाएगा। सिर्फ मोराल की खातिर वजारत को कायम रखना जो है इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जब टैक्स की बात की जाती है तो एक शख्स कहता है उन पर टैक्स लगा दिया जाए तो दूसरा कहता है उन पर टैक्स लगा दिया जाए। इस वक्त एक गरीब आदमी की चीखें निकल रही हैं, रिलीफ पहुंचाना एक गरीब आदमी को बहुत ज़रूरी हो चुका है। मजीद उनका ये भी कहना था कि जो शख्स काम नहीं कर सकता वो अभी से बता दे। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने नोटिस भी लिए और दूसरी तरफ पर फिर दोबारा से आटे का बहरान सामने आ चुका हुआ है। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से एक और चीज़ सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा कि हाउ इट कुड पॉसिबल कि आप मज़ीद टैक्स को बढ़ा दें और आप उसके बाद हमसे ये एक्सपेक्ट करें कि हम गंदम जो है उसको उसी कीमत के ऊपर सेल कर सकते हैं। ये पॉसिबल हमारे लिए नहीं होगा। और इसी तरह से अगर तमाम सूरत हाल को देखा जाए तो आज से उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि हम हड़ताल की तरफ जा रहे हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है, स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद निशात अली साहब, टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राना इजाज़ अहमद साहब। अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। निशात साहब, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले काबीना के हवाले से, इजलास बुलाया गया, प्राइम मिनिस्टर आज काफ़ी गुस्से में थे और उन्होंने तमाम वज़रा से उनकी परफॉर्मेंस पे बात की। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ क्या चल रहा है कि यहाँ पे वर्बली चीज़ें बहुत सारी आ रही हैं लेकिन प्रैक्टिकली अगर मैं आपकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो वहाँ पे मुझे सब चीज़ें ज़ीरो पे नज़र आ रही हैं। तो आज जो वज़रा के साथ इतनी सख्ती से रवैया इख्तियार किया गया और वो इस्लाहात जिनका हम अपने प्रोग्राम में जिक्र कर रहे थे, तो ये इस्लाहात की जानिब पहला स्टेप है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर होगा उसका ये फ़र्ज़ है क्योंकि वो वज़ीर आज़म है, यानी उसके मातहत हैं तमाम वज़ीर और काबीना है। अब मामला ये है कि जब आप बात करेंगे कि जी वज़ारतों की परफॉर्मेंस क्या है, आपके इस वक्त तक के जो वक्त गुजर चुका है, 100 दिन का वक्त है, बहुत सारी जगहों पे कहा जा रहा है कि हुकूमती कारकर्दगी जो है उसको मैयर किया जा रहा है। लेकिन जो आज का जो इजलास था उसका जो एजेंडा था वो ये था कि जो 5 वजारतें अब तक जो 18वीं तरमीम के बाद जो कुछ वजारतें जो हैं वो सूबों को जानी थी और 5 वजारतें अब तक पिन पॉइंट की गई हैं कि इन वजारतों को एक्चुअली डिवॉल्व हो जाना चाहिए था। और आपने देखा कि CNW का जो महकमा है, जो पब्लिक वर्क्स होता है, जी बिल्कुल, उसको भी उन्होंने ख़त्म करने का जो है वो पहले ही ऐलान कर दिया हुआ था। अब उसका असूली जो है ना मंजूरी दे दी गई है कि उसको ख़त्म कर दिया जाए। 12 जुलाई तक की डेट मांगी गई थी। ये सारे वो मेयर्स हैं जो किए जा रहे हैं कि बेसिकली आप अपने अखराजात में कमी करें, क्योंकि आप देख रही हैं कि बजट में जितनी टैक्सेशन हुई है, जितना आम आदमी पर बोझ डाला गया, ख़ास तौर पर तनख्वाहदार तबके पर बोझ डाला गया, उसके बाद ये आर्गूमेंट किया जा रहा है कि जनाब हुकूमत अपने अल्ले तल्ले बंद नहीं करती। आप देखती हैं कि लोगों के पास वजारतें हैं, लोगों को TADA मिल रहा है। वो आपने वो असम्बली की भी बहुत गुफ्तगू आपने सुनी थी कि जनाब उन्होंने अपना जो TADA है वो 1.5 गुना बढ़ा लिया, 15 रुपए से 25 रुपए फी किलोमीटर कर लिया। इजाफे का ऐलान किया जा रहा है। पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है, गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं और पता लगता है कि जब उस वजारत की बात की जाए तो पता लगता है कि ये कर क्या रही है एक्चुअली। जिस तरह जो कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान, एक वो है रियासती और सरहदी अमूर जो है वो है, या कौमी सेहत, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डुप्लीकेशन के पर्सपेक्टिव में हैं और बहुत सारे काम जो है वो सूबाई सतह पर जाने चाहिए थे 18वीं तरमीम के तहत, वो नहीं हुआ। उसको फौरी तौर पर किया जाना ज़रूरी। तो ये जो सख्त शहबाज शरीफ साहब ने जो गुफ्तगू की है इसका मकसद ये था, एक तो ये था कि ये सारा काम जो है इसको जल्द अज जल्द निपटाया जाए। दूसरा जो मामला था वो ये था कि उन्होंने साथ ही साथ तंबीह भी की है, वॉर्न भी किया अपनी काबीना को कि जी आपके पास 3 माह का वक्त है, अपनी वजारतों की जस्टिफिकेशन दें कि आपकी जो वजारत है वो क्या परफॉर्म कर रही है, उसकी क्या ज़रूरत है मुल्क को और उसके क्या अखराजात हैं और उससे जो आम आदमी है उसको क्या सर्विसेज मिल रही हैं। तो इस पर्सपेक्टिव के अंदर मैं ये समझता हूँ कि काबीना को ये जो वज़ीर आज़म की तंबीह है ये इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जो टीम लीडर होता है, जो टीम का कप्तान है, उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने जितने भी खिलाड़ी हैं या जिनके सर पर वो खेल रहा है या उसकी टीम खेल रही है, उस टीम को वो वॉर्न भी करता है। अब तो यूँ लगता है कि जैसे तमाम लोग काम अब परफॉर्मेंस देना शुरू कर देंगे
जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने आज सबसे कहा है कि जस्टिफाई करें अपनी अपनी हाँ, चीजों को। यकीनन। अब देखें, एक वजारत है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब उसके ऊपर भी बात है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि एक तरफ जब मैं खासतौर पर जिस चीज़ को पर्सनली मैं ये कहता हूँ कि आपका जो मुस्तकबिल है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो एरिया है, वो सेक्टर है जहाँ आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ मैक्सिमम एडवांटेज ले सकते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे अगर आप आज काम करना शुरू करें तो विद इन द स्पैन ऑफ 5 इयर्स, ये जो करंट गवर्नमेंट का टेन्योर है, ये उसकी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको 20-30 अरब डॉलर तक ले जा सकते हैं, और पोटेंशियल तो 60-70 अरब डॉलर का है, लेकिन 20-30 अरब तक आप बहुत आसानी से ले रहे हैं। इन्वेस्टमेंट भी इसलिए कम है कि आप जो शॉर्ट कोर्सेज करा के आप जो बच्चे जो है, जो एक टैवता का एरिया है ना टेक्निकल एजुकेशन का, टेक्निकल उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। पंजाब भी उसके ऊपर बात कर रहा है। लेकिन अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत वहां से खत्म करें तो ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि जो सूबों को दिया जाएगी वजारतें, वो उतनी ही एट पार होनी चाहिए, और उनको काम भी उसी तरह से करना चाहिए अपने अपने सूबे के अंदर कि वो डिलीवर कर सकें। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अगर हम बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि देखें जी कि इस वक्त सबसे टफ टाइम ये है कि हमने इस्लाहात भी लेकर आनी है, सख्त फैसले भी करने पड़ेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि नेक्स्ट टाइम हमें दोबारा IMF के पास जाना पड़े। आज काबीना का इजलास हुआ, उसे किस तरह से देख रहे हैं? उन्होंने पोर्ट एंड शिप के ऊपर भी काफ़ी स्ट्रिक्ट चीज़ों के ऊपर काफ़ी नोटिस भी लिए हैं। मजीद उन्होंने ये भी कहा है कि कस्टम का अगर बात की जाए तो वहाँ पे 1200 अरब रुपए की जो है करप्शन हो रही है सालाना, उन्होंने ये बताया है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो इस्लाहात होने जा रही हैं, वुज़रा को भी बाकायदा उन्होंने कह दिया कि वर्बली आपने नहीं करना, प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है। तो आप इन तमाम तर चीज़ों के इम्पैक्ट किस तरह से देख रहे हैं? देखिए जी, यहाँ तक बात है उनकी बात, प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा है जी, वो अपनी जगह बिल्कुल बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन एक बड़ी मशहूर मिसाल है कि प्रैक्टिस इज बेटर देन प्रीसेप्ट। तो उनके जो गुजरा हैं वो हमेशा यही देखेंगे कि ये खुद क्या कर रहे हैं जी। तो जहाँ तक उनका ये कहना है कि आप कुछ नहीं कर रहे, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, और उन्होंने कहा मैं देखूंगा आप क्यों नहीं कर रहे, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत कुछ कहते थे कि जी हम जरदारी को लटका देंगे, हम उसको कर देंगे, हम उसके साथ कर देंगे, और मेरा नाम बदल दीजिएगा अगर ये ना होगा। तो उनका एक माजी है इस हवाले से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का, कि वो जो कहते रहे हैं वो अनफॉर्चुनेटली नहीं होता रहा। तो अब वो जब वो ऐसी बात कह रहे हैं कि जब 3 बोनसेस उन्होंने एक ऐसे बजट पर दिए हैं जिस बजट ने एक आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। आप देखें सांगड़ में खुदकुशी की एक आदमी ने महंगाई से तंग आके ऐसा है। अब आप देखें कि इतने बुरे हालात हैं, तो आप उस वक्त ये कह रहे हैं कि जब आप खुद दे चुके हैं 3 बोनसेस, इस बात पर अपनी पूरी कैबिनेट को भी और दूसरे अपने जो बजट तैयार करने वाले भी हैं कि आपने ये बजट इस कौम को तंग करने के लिए बहुत ही खूब तरीके से तैयार किया है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ही गंभीर बात है कि प्राइम मिनिस्टर है, बड़ी अभी खूबसूरत बात इन्होंने कही कि वो वजीर आजम है, यानी तमाम मिनिस्टर उसके अंडर हैं। तो जाहिर है वो उनके अंडर जो मिनिस्टर हैं उनकी जो कार्रवाई होगी या उनकी जो भी कारकर्दगी होगी वो यकीनन अपने प्राइम मिनिस्टर के मुताबिक होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। बिल्कुल तो नहीं वो है। हम देख रहे हैं पिछले 3 साल से माशाल्लाह, क्योंकि पिछली जो गवर्नमेंट थी वो भी इनकी थी अपनी शहबाज शरीफ साहब की, जी बिल्कुल ऐसे ही। बाद भी जो इनकी निगरान हुकूमत आई उसमें भी इस हुकूमत को ज्यादा फायदे हुए। तो उससे ये समझ आता है कि वो एक तसलसल है उनकी उन तमाम चीजों का, उन महंगाई का। जहां तक वो कहते हैं ना कि आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, आप खुद सोचें कि अभी तक जितना बजट है वो सारे का सारा आम आदमी के लिए अजाब इसलिए बना हुआ है क्योंकि देखिए टिकट इन्होंने तो खरीदनी नहीं, पार्लियामेंटेरियन टिकट थोड़ी खरीदनी अपनी, या आपकी मिलिट्री के जर्नैल जो है या ब्रिगेडियर उन्होंने टिकट थोड़ी खरीदनी अपनी, वो तो हमने खुद पे करना है, वो तो हमसे लिए जाएंगे पैसे। जी, जो आपके जजेस हैं उन्होंने अपनी टिकटें थोड़ी पे करनी है, या उन्होंने कोई पेट्रोल के पैसे थोड़ी देने हैं, या उन्होंने अपनी ग्रोसरी के पैसे थोड़ी देने हैं, या उन्होंने अपने कोई मैं कहता हूँ कोई आपका कोई गैस पानी बिजली का बिल उनको तो आता ही नहीं है। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा अवैध लगारी साहब के घर का बिल जो था वो 133 रुपए था। जी। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा लें कि वो कितने संजीदा हैं अपनी बात के अंदर, क्योंकि आप खुद ही आपने शुरू में कहा था कि ये भी साहब फरमा रहे थे कि लोगों के हाँ ये बात हो रही है कि आप अपने लल्ले तल्ले बंद नहीं कर रहे, अवाम के आप जो है वो आपने बिल्कुल जनाजा निकाल के रख दिया है। मैं बहुत दुख के साथ, इतने दुख के साथ मुझे कहना पड़ रही है ये बात कि कोई बंदा बचा ही नहीं हुआ। पता नहीं लोग कैसे खामोश हैं। ये तो मैं कहता हूँ कि इन लोगों की बड़ी मेहरबानी है कि लोग बड़े तहम्मुल से, डॉक्टर साहब के साथ
अपने हुकूमत को बर्दाश्त जी, कर रहे हैं। अभी हम इस्लाहात की बात कर रहे थे ना, तो अभी आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने माजी में कुछ बयानात दिए थे, लेकिन आप समझते नहीं है कि अब जो करंटली इस वक्त पाकिस्तान जिस दोराहे से गुजर रहा है, हमने मईशत भी ठीक करनी है, हमने सियासी इस्तेहकाम भी लेकर आना है, क्योंकि हर चीज़ में अदम इस्तेहकाम नज़र आ रहा है, तो फिर पुरानी रवायात को भूल जाना चाहिए कि मैंने किसको लटकाना था, किसको सज़ा देनी थी, हमें इन बातों से आगे मूव ऑन नहीं करना चाहिए अब? बिल्कुल कर देना चाहिए, यही तो मैं चाह रहा हूँ कि उससे मूव ऑन कर देना चाहिए। लेकिन आप मूव ऑन करने के लिए कोई प्रेसिडेंट सेट करेंगे तो पता चलेगा ना कि आप मूव ऑन कर गए हैं। मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है कि अभी आपके सामने उन्होंने 3 बोनसेस ऐसी कैबिनेट को दिए हैं, ऐसे लोगों को दिए हैं कि जिन्होंने इस मुल्क की आवाम को तबाह बर्बाद कर दिया। अभी आपको औरंगजेब साहब को जब एक सहाफी ने सवाल किया, क्या आप अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे, अपने लिए इतने 100% आपने अप्रूव करवा लिए हैं अपने लोगों की तनख्वाहों के लिए, ये जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जबकि आम आदमी की तनख्वाह पहले से कम हो गई है। मेरी तनख्वाह जो है वो उस पर इतना टैक्स लग गया है कि मेरी तनख्वाह पहले से कम हो गई है। आप चेक कर लें मेरी जो मंथली सैलरी जो स्टेटमेंट है उसको आप चेक करें, जब पिछले महीने क्या तनख्वाह थी, इस महीने क्या तनख्वाह है, तो आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। आप उसके लिए प्रेसिडेंट सेट करते हैं ना, जब आप उसके लिए प्रेसिडेंट सेट ही नहीं कर रहे, सिर्फ बात कर रहे हैं, मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप कम से कम काबिले अमल की चीजें लेकर आए। इस हुकूमत के साथ सबसे बड़ा बात है लेजिटिमेसी की, क्योंकि उनको लेजिटिमेसी नहीं मिल पा रही, और उसकी वजह समझ आती है कि राना सनाउल्लाह साहब के इनके अपने मिनिस्टर ने बयान दिया था कि हम तो आपने आप लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, हमसे तवक्को ना रखें, हम तो अपनी ड्यूटी करने आए हैं, हम ड्यूटी निभा रहे हैं। ये मैंने कहा सर, आपको पॉइंट आ चुका है, मैं इसी पॉइंट पे आपके पास वापस आऊंगी। निशात साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि हम चाह रहे हैं कि चीज़ों को ठीक भी करना है, और ये हम नहीं प्राइम मिनिस्टर चाह रहे हैं, हमें इस वक्त की ज़रूरत है और मुल्क की लिए भी ज़रूरी है। सर, आज उन्होंने जो पोर्ट एंड शिप के हवाले से बात की है, हमेशा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इसके ऊपर काफ़ी फोकस भी रखा है, ये मिनिस्ट्री उनके पास रही हुई है। उन्होंने कहा कि जब कभी हम इस इदारे को ठीक करने की बात करते हैं तो वो हमें आगे से रियल स्टेट का मशवरा दे देते हैं कि रियल स्टेट की तरफ चले जाएं, और जो कस्टम्स के हवाले से जो फिगर सामने आ रहा है करप्शन का, वो छोटा फिगर नहीं है। तो ये एक तरफ पे मामलात इस नहज पर पहुँचे हुए हैं, और दूसरी तरफ पर हम चाह रहे हैं कि आम बंदे को भी रिलीफ मिलना है, तो इतने बिगाड़ को एक जादू की छड़ी से क्या ठीक किया जा सकता है? पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि ये इतनी अहम वजारत है पोर्ट्स एंड शिपिंग की कि अगर ये एक जमात को मिल जाए तो वो किसी हुकूमत का हिस्सा बन जाती है। एग्जैक्टली। तो इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, और आपको पता है कि ये ज़्यादातर ये जो पोर्ट्स एंड शिपिंग की जो वजारत है वो ज़्यादातर एक जमात के पास रही है। जी बिल्कुल। तो बेसिकली मकसद कहने का ये है, बात करने का ये है कि बड़ी अहम वजारत है। अहम वजारत इसलिए है कि वहाँ पर आपको पता है इम्पोर्ट ड्यूटी की मद के अंदर बहुत सारे घपले जिसकी तरफ इशारा वज़ीर आज़म कर रहे हैं 1200 अरब का। मेरा तो पॉइंट ये है, मैं थोड़ा सा ज़रा जो राणा साहब ने भी बात की थी, जी प्लीज़। देखिए, बहस से कोई फ़ायदा नहीं होता, और ये जो गुफ्तगू अगर हम सिर्फ इस तरह से गुफ्तगू करते रहें कि जो जी फलां ने क्या कहा था और आज क्या कर रहा है, या इस बहस में पड़ जाए, तो इसकी कोई एक्चुअली इसका कोई इख्तिताम या एंड नहीं होता। मामला ये है कि जो इस वक्त पोजीशन थी, देखिए 200 यूनिट का उन्होंने अभी फौरी तौर पे एक फ़ैसला लिया, 3 माह के लिए मौखर किया। जहाँ जहाँ पे ज़रूरत हो रही थी, हमने पंजाब में भी देखा कि कुछ चीज़ों की आटे की कमी की गई, रोटी की कीमत में, जो मुमकिन है इस वक्त हुकूमत के लिए। बाकी रही बात कि हाँ, उसके ऊपर आर्गूमेंट किया जा सकता है कि असम्बली के जो स्टाफ है, कौमी असम्बली का या सेनेट का स्टाफ है, के जो खर्चे उनको कोई बोनस दिया गया नहीं, काबीना को बोनस नहीं दिया गया, और काबीना में बहुत सारे वज़रा जो हैं बशमूल वज़ीर आज़म के, शायद वो तनख्वाह भी नहीं ले रहे होंगे, वर्क्स भी नहीं ले रहे। लेकिन ये इसको जनरली इस पे बात नहीं कर सकते। असल में बात होती है, हुकूमतें हैं पॉलिसीज डिवाइस करने के लिए। जिन हालात में, जिन मुआशी हालात से हम इस वक्त नबर्द आजमा हैं, उसके अंदर हमें हर कदम फूक फूक रखना पड़ रहा है। Exactly. अब मेरा यहाँ पे मैं ज़रूर ये बात करता हूँ कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि 1200 अरब की कस्टम ड्यूटी की मद में, या कस्टम्स के मामलात के अंदर, या इंपोर्ट जहाँ हो रही है वहाँ पे करप्शन हो रही है, तो आप अगर अंदाज़ा कीजिए कि अगर ये 1200 अरब रुपए गवर्नेंस से बच जाएं, अगर हुकूमत अपनी रिट कायम करके ये 1200 अरब ले ले, तो शायद आपको IMF ना जाना पड़े। यानी ये 1200 अरब का मतलब ये है कि 3 अरब डॉलर, और जो आप 6 से 8 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं वो आप 3 साल के लिए प्रोग्राम ले रहे हैं। तो अगर यही आप रिकवर करना शुरू कर दें, इससे 50% भी रिकवर कर लें यहाँ से, और जिस तरह की 750 अरब की जो सेल्स टैक्स की चोरी वजीर खजाना साहब ने एडमिट की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि 750, बावजूद इसके कि मार्च में जो FBR ने रिपोर्ट दी थी उसके अंदर तो यह हुजम हज़ारों अरब का था, जो मुख्तलिफ सेक्टर्स में चोरी हो रही है टैक्स की। सो इस सारे सिनारियों में अगर आप देखें कि हुकूमत अगर सिर्फ टैक्स की चोरी रोक ले, तो शायद हमें
अगर वो 50% भी रोक ले तो हमें शायद IMF जाने की जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा पैसा हम यहां से कलेक्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहां पे ये है कि लोग, हमारे यहाँ टैक्स देने का कल्चर नहीं है। Exactly. ठीक है, हमारे यहाँ कोशिश ये होती है कि हमारा जो मोस्टली कारोबार है या ग्रे इकोनॉमी है, जो वाइट इकोनॉमी का हिस्सा नहीं बनना चाहती, वो लोग जो है मुख्तलिफ तरह की हर्डल्स क्रिएट करते हैं। मिसाल के तौर पर फ्लावर मिलों की भी बात की है, उन्हें विद होल्डिंग टैक्स लगा, वो कहते हैं हमने नहीं देना, हमने विद होल्डिंग टैक्स नहीं देना। 5.5% का मामला था, और वो मामला, अब मैं खैर इस पर हम बात करेंगे तो मैं बताऊंगा वो कहाँ से कहाँ चला गया और आम आदमी को क्या फेस करना। बात यह है कि हमारे यहाँ जब तक टैक्स कल्चर प्रमाण नहीं चढ़ेगा, जिसका जो टैक्स बनता है वो नहीं देगा, तो उसका नुकसान कौन होगा? जिस तरह अभी ये राणा साहब कह रहे हैं, बेचारे ये दुरुस्त कह रहे हैं कि इनकी तनख्वाह में अगर इनको 20%, 10%, 15% का रेज मिला तो उसके अगेंस्ट जो टैक्स, उसकी स्लैब बढ़ गई और या टैक्स लग गया, उसके बाद अगर कैलकुलेट करें तो कोई हो सकता है 2-4, 10 हज़ार कम हो गई हो तनख्वाह। सो तनख्वाहदार तबके के ऊपर जो बोझ है, जो एक्चुअली टैक्स पेयर है, जो हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि आपने टैक्स का बोझ बजट के अंदर उसी पर डाल दिया है जो पहले से टैक्स अदा कर रहा है, बजाय इसके कि आप उनको लाते आए। बात कर रहे हैं ये कि जी एग्रीकल्चर पे लगाएंगे, सूबे रियल स्टेट पे लगेगा, कुछ लगना शुरू हुआ है, प्रॉपर्टी पे लगेगा, कुछ और टैक्स लगेगा, लेकिन जो टैक्स की चोरी है वो रोकना तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना। चोरी की इजाजत तो कोई भी नहीं दे सकता। और हुकूमत की रेट वहां पता चलेगी। फिर एक मासूमाना सवाल है, जब आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ हो तो उस आवे को कैसे ठीक किया जाएगा? आप सिर्फ एक इदारे की करप्शन की बात कर रहे हैं कि हम अभी सिर्फ एक चीज को हाईलाइट कर रहे हैं कि अभी एक चीज सामने आई है, तो यहाँ तो बहुत सारी स्टोरीज। आप कुछ भी कह लें, आवे का आवा बिगड़ने का मतलब बाहर तौर ये नहीं है ना, इस एक्सक्यूज की वजह से हुकूमत को कोई बेनिफिट दिया जा सकता है या बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है। ये गवर्नमेंट के लिए टास्क है, आवे को ठीक करना हुकूमत की ही जिम्मेदारी है, चाहे वो किसी एक सेक्टर से स्टार्ट करे, किसी एक जगह से स्टेप ले, क्योंकि हुकूमत ने ये जिम्मेदारी ली है कि हमने इस रियासत को चलाना है, यहाँ के अवाम को तरक्की के उस पर रास्ते पे डालना है, मईशत को दुरुस्त करना है। तो ये सारी जिम्मेदारियां इलेक्शन लड़ने के बाद जब हुकूमत बना रहे थे तो मालूम था ना, तो उसने रास्ता दिखाना है। मिसाल के तौर पे मैं राणा साहब की इस बात से भी माजरत के साथ, देखिए एक टीम की परफॉर्मेंस होती है, एक कप्तान की परफॉर्मेंस होती है, एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस होती है। सो ये नहीं कहा जा सकता कि अगर किसी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो वो सारा कुछ बलबा, हालांकि क्रेडिट डिस्क्रेडिट कप्तान का है, बट इस बिहाफ पे सिर्फ कप्तान को आप आर्गुमेंट नहीं कर सकते। कप्तान पूरी टीम इन्वॉल्व होती है, एग्जैक्टली। ये और टीम के कप्तान का काम यही है कि वो अपनी टीम के प्लेयर्स को जो है ना, वो कभी बकअप करता है, कभी उसको सपोर्ट करता है, कभी उस पर एग्रेसिव होता है, कभी उनको खेलने का क्या, मतलब समहाउ वो अपने मामलात को जो एक्चुअली टास्क हैं उन्हें फुलफिल करने के लिए कंप्लीट करता है। आ चुका हुआ है। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करते हैं इस्लाहात के हवाले से, तो अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट किसी भी पार्टी की रही हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, हमने कहीं पे भी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं देखी हैं। कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहां पे पूरी दुनिया को अगर देखा जाए तो वहां पे लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाई जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है। तो क्या अभी भी हमारे पास वो वक्त नहीं है कि हम कुछ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बना लें कि आइंदा आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ों से बचा जा सके? लॉन्ग टर्म पॉलिसीज वहाँ बनती हैं जहाँ पर इफ़राद आमा आज़ाद हो। जब वो गुलाम होते हैं तो गुलामों के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनाई जाती। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, चाहे वो पीपल्स की हुकूमत थी, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, या चाहे नून लीग की हुकूमत थी, या चाहे फौज की हुकूमत थी, उन्होंने हमेशा ऐसी बनाई कि ये कौम जो है ये गुलाम रहे, ये कभी अपनी गुलामी से निकलेगी। मतलब देखिए ना, आप अगर अपना बिल उठाकर देखें तो उसमें बहुत हैरान की बात, मेरे सामने बिल पड़ा हुआ है, मैं कोई हमें आपको हवा में बातें नहीं कर रहा। वहाँ एक है एक्स्ट्रा टैक्स और एक है फर्दर टैक्स। यानी मुझे कोई दुनिया का बिल ऐसा दिखा दे कि जिसमें ये टैक्स हो, जिसका नाम हो एक्स्ट्रा टैक्स और फर्दर टैक्स, और उनसे उन्होंने जो तर्जुमा फर्दर टैक्स और मजीद टैक्स। यानी इस अभी मेरे ब्रदर फरमा रहे थे कि हमारे यहाँ टैक्स का कल्चर नहीं, खुदा के वास्ते हम लोग तो खाते पीते, कोई चीज खरीदते, हर चीज में टैक्स दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म पॉलिसी की तरफ आ जाते हैं कि क्या आप समझते हैं हमारे एग्जैक्टली जो हमारे सेक्टर्स हैं, हमें कहाँ कहाँ पर जरूरत है? जी आप बिल्कुल, मेरी बात खत्म होने में आप जी सर प्लीज। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज ये होती हैं कि आपके पूरी दुनिया में दो सेक्टर जो है ना सबसे टॉप पे होते हैं, एजुकेशन एंड हेल्थ। हमारे यहाँ एजुकेशन का बजट देख लें, $25 बिलियन का खैर से हमारी हुकूमत ने पहले कहा कि बजट होगा, वो हमने जो डाला हमारी यूनिवर्सिटी से मिल के बाद आए, खुदा के वास्ते $65 बिलियन पहले कहा, सॉरी $65 बिलियन था पहले, अब आपने $25 बिलियन कर दिया। तो ये तो सबसे बड़े हमारे, आप क्या कर रहे हैं?
वो उन्होंने बड़ा वाइजली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्ले किया, क्योंकि अगर वो 65 के ऊपर जाते या 65 ही रहने देते तो हमने शोर में कहना था कि भी आपने 65 ही रहने दिया। उन्होंने बड़े तरीके से 25 पे लिया है ताकि ये शोर डालेंगे, हम उसको रिस्टोर कर देंगे। मैं यही रिस्टोर कर दिया कि ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 65 मिलियन होना चाहिए। फिर उन्होंने हमारा एक टैक्स है जो 70%, उसको के बजाय कम करके 25 की, उसको 25 को भी खत्म कर दिया। ठीक है डॉक्टर साहब, कथा कलामी की माजरत चाहती हूँ, वक्त थोड़ा मुख्तसर है, तो मैं चाहूँगी कि नुशाद साहब की तरफ भी बढ़ूँ, फिर आपकी तरफ भी मैं आऊँगी। सर, अगर हम बात करते हैं तमाम तर चीज़ों के हवाले से, तो एक अलार्मिंग सिचुएशन ये आ चुकी हुई है कि फ्लावर मिल्स ने जो है वो हड़ताल का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो आप टैक्स की बात कर रहे हैं, हम इसमें आपके साथ शामिल नहीं हो सकते, गंदम मजीद महंगी हो जाएगी, तो अब आटे का बहरान जो है वो सामने आ रहा है। मैं आटे पे बात कर लेता हूँ। 2-3 चीज़ें मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि ये जो बहुत सारी मिसकंसेप्शन हम फैला देते हैं, अगर टैक्स कल्चर मौजूद होता तो हमारी खित्ते में सबसे कम टैक्सेशन ना होती, 9% 9.5% पे ना होते आप, और उसे 13% पे ले जाने के लिए ये सारे इकदाम ना करने पड़ रहे होते। इन फैक्ट्स को नहीं जुटलाया जा सकता। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि सेल्स टैक्स की शक्ल में हम सब टैक्स देते हैं, लेकिन फिर भी टैक्स वो उतना नहीं है जितना होना चाहिए जो खित्ते में आप उसके लोगों के बराबर आ सके। एक बात। दूसरी बात ये है कि देखिए, मैं अगर कहीं पे जॉब करता हूं तो मेरा जो पैकेज है, फर्ज कीजिए उसमें पेट्रोल शामिल है या उसमें मेरा कोई बिजली का बिल शामिल है या फला चीज शामिल है, ये इसके साथ मिलकर बनता है। ये कोई इस तरह का मामला नहीं है कि किसी को जनाब क्या कहते हैं वो दिया जा रहा है। और ग्रॉसरी जो है माजरत के साथ वो किसी के घर की कहीं पे नहीं डलती, मेरे इल्म में नहीं है, हो सकता होती हो कहीं पे कोई इस तरह का तरीकेकार हो या कोई ऐसा महकमा हो या कोई ऐसा अफसर हो, मेरे इल्म में बहरहाल नहीं है। मैंने जितना सरकारी मामलात को देखा है तो ये थोड़ा सा एग्जेजरेशन है, उसकी तरफ मैं बात नहीं करी। बाकी रही बात जो फ्लावर मिल की सूची, देखिए अब मैं जो आपको बात उस वक्त भी कहने लगा था, 5.5% विद होल्डिंग टैक्स फ्लावर मिल को लगाया गया है। अब उन्होंने जो भी मामला थे असूली तौर पे तो बेसिकली स्टेक होल्डर्स को आपको उनसे गुफ्तगू कर लेनी चाहिए, पहले इत्मीनान में लेके उनसे बात कर लेनी चाहिए। उनको तरीकेकार पे इख्तिलाफ, वो कहते हैं टैक्स बढ़ा लें, टैक्स बेशक बढ़ा लें, हम विद होल्डिंग एजेंट नहीं बन सकते, लेकिन आप जो है तरीकेकार को ठीक करें। ठीक, यानी हम इस तरह से विद होल्डिंग का टैक्स नहीं देंगे। अब उसका नुकसान क्या हुआ है, इससे ब्रेक के बाद कंटिन्यू कर लें। हाँ, जब उन्होंने ऐलान किया है तो उसके बाद आटे की कीमत जो है वो 8 रुपए बढ़ने के बजाय वो 15-20 रुपए पहले ही बढ़ चुकी है। ठीक हो गया। इसे ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। यहाँ वक्त तो चलता है मुख्तसर सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद मजीद इश्यूज़ को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करेंगे बानिया तहरीक इंसाफ के हवाले से। उनके केसेस चल रहे हैं। इससे पहले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिनकी मखसूस नशिस्तों का केस हम सब ने मुलाहिजा भी किया, उसकी समाअत भी हुई, उसके रिमार्क्स भी काफ़ी सबके सामने आए। और मज़ीद जो सबसे बड़ी खबर ये थी कि फ़ैसला शायद कल आ सकता है। अभी तक की खबरों के मुताबिक तो यही है कि फ़ैसला कल आ सकता है। वो फ़ैसला क्या हो सकता है? दूसरी तरफ पे 190 मिलियन पाउंड केस की बात की जा रही है, जिसमें परवेज़ खटक साहब ने आज जाके अपना बयान रिकॉर्ड करवा लिया है। कमरा अदालत में बानिया तहरीक इंसाफ इमरान खान भी मौजूद थे, बुशरा बीबी भी मौजूद थी। दूसरी तरफ पे मीडिया के लोगों से गुफ्तगू करते हुए बानी तहरीक इंसाफ का ये कहना था कि इस वक्त जो है उनके साथ ज्यादती की जा रही है, वो फिर दोबारा से इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। और अगेन उनका ये कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उनकी मुदाखलत जो है वो हर जगह पे नज़र आ रही है। और उनका ये भी कहना था कि मैंने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया है कि जिसकी वजह से मुझे गद्दार कहा जा रहा है। हमें टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे, मैं ज्वाइन कर रहे हैं थ्रू स्काइप माहिर कानून है वकास अब्रेज साहब, उन्हें प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। नुशाद साहब, इससे पहले कि मैं वकास साहब की तरफ बढ़ूँ, मैं चाहूँगी कि कंक्लूजन कर लेते हैं हम फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के हवाले से, कि जो हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि हम टैक्स के हवाले से मजीद आगे नहीं बढ़ सकते, उनके मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं रहे हैं। तो इसे आप किस तरह से कंक्लूड करेंगे? देखिए, हमने ये देखा था कि मैं जो आपसे बात जब उस पर जा रहे थे, मैं ये कह रहा था कि अब 8 रुपए अगर फ़र्ज़ करें टैक्स की वजह से आटा महंगा हो सकता था, तो अब इस हड़ताल की बात सुन के या उससे पहले ही 15-20 रुपए बढ़ चुका है। और अगर फ़र्ज़ कीजिए ये हड़ताल हो जाती है तो इसका नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएगा, 20-25 रुपए शायद बढ़ जाएगा। तो ये अगेन आम आदमी के सर पर बोझ पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को फिर उनका दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, एसोसिएशन से बात करनी चाहिए। उनको देखें, उन्होंने डीलर्स, पेट्रोलियम डीलर्स से बात की, उनके कुछ ग्रीवियंस से कहीं ना कहीं उन्होंने उसको कबूल किया। कोई ना कोई ऐसा तरीक़ेकार ज़रूर इख्तियार किया जाना चाहिए हुकूमत की तरफ से। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो फौरी तौर पर इस हड़ताल को ख़त्म कराए। क्यों? इसलिए कि 2-3 दिन के अंदर जब आटा सप्लाई बंद होने लगेगी, अभी
हड़ताल की अनाउंसमेंट हुई है तो प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं। नान बाई एसोसिएशन ने भी जो है वो रेट बनाने की बात कर दी है। फिर ये पूरा एक नए सिरे से फिर एक इशू हमारे सामने आ जाएगा, जिसको डील करते हुए खासे दिन गुजर जाएंगे, और आम आदमी जो है उतने दिन में उसका बजट जो है वो पहले ही उसके काबू में नहीं है, वो और मुसीबत में फंस जाएगा। अच्छा जी, वकास अब्रे साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप ये बताइए कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उन्होंने बाकायदा ये सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना केस रखा, और उसके बाद जिस तरह के रिमार्क्स रहे, समाअत होती रही, फुल कोर्ट बेंच भी बना, फैसला कल आ सकता है, आपको क्या लगता है? और सेकेंडली, आप क्या समझ रहे हैं कि ये फैसला किसकी फेवर में आ सकता है, और अगर ये हुकूमत की फेवर में आता है तो क्या इम्पैक्ट्स होंगे, और अगर ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की फेवर में आ जाता है तो क्या इम्पैक्ट्स होंगे? देखिए, इट्स वेरी हार्ड नॉट टू करेक्ट टू प्रेडिक्ट एनीथिंग अबाउट द डिसीजन, क्योंकि कुछ इस तरह के फैसले हैं जिनसे हमारी पार्लियामेंट हो, सूबाई असम्बली हो या मुल्की मामला तो हो, उसमें तकदीर के धारे बदल के रह जाते हैं। 80 के करीब नशीस्तें हैं, और ये नशीस्तों का फैसला करना आया कि ये नशीस्तें पीटीआई को देनी है या ये नशीस्तें जो है वो दूसरी जमातों के जो झोली में डाल दी गई, अल्टीमेटली वही इसको एंजॉय करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जितनी प्रोसीडिंग हुई है, सारी चीज़ें जो है वो स्ट्रीमिंग इसकी की गई, लाइव टीवी चैनल्स पे दिखाई गई, और उसके बाद वकला के दलाइल सुनने के बाद मैं ये चीज़ इसके अंदर बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ असेस कर सकता हूँ, वो यही कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था कि क्या ये पीटीआई की तरफ से खुदकुशी तो नहीं कर ली गई, कि उन्होंने क्यों सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जैसी जमात के साथ अलाइनमेंट की और फिर उसके थ्रू जो है उन्होंने अपनी महसूस नशिस्तें सीख करने की कोशिश की। सो आई विल डेफिनेटली गो विद दैट स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट कि अनुशाह साहब और हम जब 7 बजे का प्रोग्राम करते थे तो आई वाज फर्स्ट वन कि हमने उस वक्त जितने भी लीगल एक्सपर्ट्स बैठते थे, तो मेरा ये मानना था कि की जमात को बैन नहीं किया गया, बल्कि इनको बतौर पेनल्टी इनसे बल्ले का निशान वापस लिया गया है। लिहाजा इनकी जमात तो एग्जिस्ट करती थी, चूंकि जमात को बैन करने का प्रोसेस आएंगे आर्टिकल 17(2) के अंदर लिखा गया है कि आप इंटीरियर मिनिस्ट्री के थ्रू एक रेफरेंस भेजेंगे, वो रेफरेंस जो है 30 डेज के अंदर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी, और फिर उसके बाद आपकी जमात जो है इलेक्शन कमीशन की जो इनलिस्टेड जमात से निकाल दी जाएगी। लिहाजा आपकी जमात रजिस्ट करती थी, अगर आपको सिंबल नहीं मिला इंडिपेंडेंट कैपेसिटी के अंदर, आपने इंतखाब लड़ा, उसके बाद अपनी जमात के प्लेटफॉर्म पे उसी अम्ब्रेला के नीचे आके अपनी महसूस नशीस्तें सीख करें। ये गए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बाद, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जिसके चेयरमैन खुद इंडिपेंडेंट कैपेसिटी के अंदर इलेक्शन लड़ा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा एरर था, ब्लंडर था। जिस तरह पहले जो है जब को एक वाफर मौका दिया गया था, एक एम्पल अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि आप लोग जाके इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाएं, वो उन्होंने जो है वो अपनी लॉस की। उसके बाद ये एक बहुत बड़ी नाअहली थी इनके वकला की तरफ से। आप लोग जस्टिस अतर मनल्ला के रिमार्क्स भी काफी इंटरेस्टिंग रहे हैं। जो कल के रिमार्क्स थे उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पे इलेक्शन कमीशन की भी गलतियों को उन्होंने हाईलाइट किया है। तो यहाँ पर बतौर इलेक्शन कमीशन की जो गलतियां हैं, आप उन्हें किस तरह से देख रहे हैं, और आप क्या समझते हैं कि वहां पे क्या क्या इस्लाहात होंगी? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड का जो एक फिक्रा इस्तेमाल किया जाता था इंतखाबात से पहले, इंतखाबात के बाद के लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया। शायद जो हमारे इलेक्शन कमीशन की एक बुनियादी जिम्मेदारी आइन के आर्टिकल 218, 220, 224 के तहत क्या फ्रीली, फेयरली, जस्टली, इम्पार्शली इंतखाबात का इंतकाल करे, तमाम पार्टीज को इक्वल अपॉर्चुनिटी बिस्टो करे। बट अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लीगल एरर्स थे पीटीआई की जमात के बिहाफ पे, जिसकी वजह से उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। अगर कल का फैसला ये वापस ले लिया जाता है, नशिस्तें दे दी जाती हैं, तो वो 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही 13 जनवरी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहे थे, और उन्होंने एक फैसला दिया था कि सिंबल इनसे वापस लिया जाता है, और उस अपील के अंदर इनका राइट टर्न डाउन कर दिया गया था, और तमाम लोग जो है इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में फिर वो मैदान में उतरे। तो फिर शायद ये सारी का सारा जो मलबा है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कंधों पे डाल दिया जाए कि आपने एक जमात से सिंबल वापस ले लिया, और पाकिस्तान की जो 2, 3, 4, 5 करोड़ वोटर्स थे उनका जो राइट टू वोट था आपने वो इन्फ्रिंज कर दिया। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कल कुछ चीज सामने आ सकती है। अगर इस तरह की चीज आई तो पाकिस्तान की जुडिशियल और पॉलिटिकल हिस्ट्री में ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड चीज देखने को मिलेगी। सिटिंग चीफ पाकिस्तान ने 2 सीनियर जस्टिस के साथ मिलकर एक फैसला दिया, और फुल बेंच उसमें बैठा, और उसने कहा कि ये जो फैसला था ये गलत था, और अवाम का जो मैंडेट था ये उसके ऊपर डाका डालने के मुतरादिफ है। तो कल जो एंटिसिपेटिंग एक्सपेक्ट किया जा रहा है, if we are not swimming against the tide, if we are not going against the clock, तो जो फैसला एंटिसिपेटिंग एक्सपेक्ट किया जाता है वो यही है कि इसके अंदर
सच्चाई को महसूस नशीब शायद ना दी जाए और ये महसूस नशीब शायद जहाँ पे इसके अलाइनमेंट है वहीं पे जारी रहे। ठीक हो गया। निशात साहब, एक तरफ पे मखसूस नशिस्तें हैं और दूसरी तरफ पे 190 मिलियन पाउंड केस की भी बात की जा रही है और आज जो परवेज़ खटक साहब हैं उन्होंने जब बाकायदा जाकर अपना बयान भी रिकॉर्ड करवाया है, तो बानी तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात कितनी बढ़ रही हैं। और जैसे वकास अब्रे साहब ने कहा कि ये अच्छा फ़ैसला नहीं था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ जाया जाता, तो क्या इन तमाम चीज़ों से उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकिफ़ नहीं थी? देखिए, मैं तबरेज़ ने रेफरेंस भी दिया है कि हमारे साथ प्रोग्राम में थे, तो हम इस बात पे बहस करते। शायद हम 2 लोग थे जो इस बात के ऊपर बात किया करते थे कि इवन के मैंने ये भी कहा था कि अगर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ जाते हैं, जिन्होंने चूंकि इंतखाब लड़ा और एक अगर वो सीट जीते हैं तब वो पार्लिमानी जमात हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ जाने का फैसला किसी सूरत जो है वो हमें समझ नहीं आता ना किसी अच्छा, वैसे रूल्स के मुताबिक पिक्चर ही शो हो रही थी कि शायद उनके साथ मामला तय हो रहे हैं, लेकिन फिर सडन आके एग्जैक्टली चेंज हो गई सिचुएशन थी जिसमें थी। अब ये जिसने ये फैसला किया था, ये उस पर जिम्मेदारी आयद होती है, उसके कंधों पर ये जिम्मेदारी जाएगी कि ये फैसला क्यों किया गया, क्योंकि इसके अंदर अगर वकला और जितने वकला इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं शायद किसी और जमात में नहीं होंगे और कमांड भी उनके हाथ में है, तो अगर वो ये फैसला कर रहे हैं तो फिर मेरी समझ से बालातर है, क्योंकि आइन और कानून दोनों, और ख़ास तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट की बात कर लें, अभी सारे रेफरेंसेस आपको दे दिए हैं तबरेज़ साहब ने कि यहाँ पर कहीं इस तरह की कोई गुंजाइश फिलहाल नज़र नहीं आ रही जिसके अंदर कोई रिलीफ मिले। भारत सुप्रीम कोर्ट बेहतर जानती है, हम सुप्रीम कोर्ट को ना प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, ना इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। वो जो भी फैसला करते हैं वो बेहतर ही करेंगे, उसकी तरफ चले। लेकिन जो मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग ना यहाँ बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आर्ग्यूमेंट करते हैं कि शायद बानी तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में कोई कमी हो सकती है। अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता। उसकी वजह यह है कि ये जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, जिसमें बहुत सारे दोस्त हमारे ये कहते हैं कि ये कोई केस नहीं है या इसके ऊपर कुछ नहीं होगा या कोई बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे लगता है कि ये इट इज़ वन ऑफ द केसेस जो कि बानी के लिए खासी मुश्किलात पैदा करेंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि देखें ज़रा, हम इसी मुआशरे के अंदर रहते हैं, हमने कई हुकूमतें आते जाते देखी हैं, हमें मालूम है कि इस मुल्क के अंदर कहाँ पे क्या निज़ाम किस तरह से चलता है, कब किसकी मुश्किल जो है वो बढ़ जाती है और कब किसकी मुश्किल कम होती है। तो अभी वो जो हालात जिनके बारे में मैं कह रहा हूँ या आप सवाल कर रही हैं, वो हालात मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे। इलेक्शन हो जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि नहीं, ये तो ख्वाहिश पे तो किसी का कोई वो नहीं है ना, जोर नहीं है। मुझे गद्दार बना दिया। तो नहीं, खैर मैं इस बहस में मैं नहीं जाना चाहता कि गद्दारी के मामला या मैं उस पर ज़्यादा नहीं, आपको मेरा मौक़िफ़ पता है मैं क्या समझता हूँ। लेकिन अभी फिल वक्त मुझे मुस्तकबिल करीब में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही, और ना ही ये इलेक्शन की बात पे तो हमने पहले भी बात की है, हमने ये इसी प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि ये कोई आसान बात नहीं है इलेक्शन कराना इन माशी हालात के अंदर है। तो मजाक थोड़ी है कि जनाब हम फिर नए सिरे से इलेक्शन कराना शुरू कर दें। अच्छा वकास, मुझे ये बताइएगा कि ये जो 190 मिलियन पाउंड केस है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमाओं को ये लग रहा है कि जिस तरह से साइफर केस के अंदर उनको रिलीफ मिल गया था, इसी तरह से बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को इस केस में भी रिलीफ मिल सकता है। तो आप क्या समझते हैं कि ये केसेस जो हैं वो इमरान खान साहब के लिए कितनी हर्डल्स क्रिएट कर सकते हैं इन फ्यूचर? अब देखें, ये जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, दिस इज वन ऑफ वेरी पिवटल पर्टिनेंट केस अगेंस्ट पीटीआई और जो कि इनके चेयरमैन हैं इनके अगेंस्ट। वो इसलिए कि इसके अंदर तो 27 से 28 गवाहान थे और तमाम गवाहान की स्टेटमेंट इस तरीके से करवाई गई जिस तरह आज परवेज़ खटक की स्टेटमेंट थी। इफ यू गो थ्रू एंड प्रूव दैट स्पेसिफिक स्टेटमेंट को, उसके अंदर ये कहा गया कि ये जो 190 मिलियन पाउंड का सारा मसला था, ये यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी ने ये सारे पैसे जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग वाले वो कॉन्फिस्केट किए, पाकिस्तान भेजे। दैट वाज नॉट ऑन द एजेंडा ऑफ मीटिंग। वो तो मीटिंग का हिस्सा ही नहीं था काबीना की, और उसमें बंद लिफाफे के अंदर एक चीज़ लाई गई और उसको किसी की भी जो है उसके ऊपर अप्रूवल लिए बगैर, कंसेंट लिए बगैर जो है यकमुश्त फैसला कर दिया कि तने तनहा प्राइम मिनिस्टर ने फैसला कर दिया विदाउट गेटिंग द कंसेंसस ऑफ द कैबिनेट। तो उसमें तो एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और एक ओपन एंड शट केस बनता है कि जो प्राइम मिनिस्टर की स्वाबदीद की डिस्क्रिशन थी, क्या वो एग्जिस्ट करती थी इन द प्रेजेंस ऑफ काबीना, कि आप उसको डिस्कस किए बगैर एक इलीगल काम करें, क्योंकि आप जो भी चीज़ें, जो पैसा हो या कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो, कोई भी दुनिया का मुल्क जो आपको कॉन्ट्रीब्यूट करके वापस भेजो, आप कौमी खजाने में जमा करवाएं। आप किसी बिजनेस टाइकून को, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को अगर वो उसको हैंड ओवर करें और उसके बदले में कोई चीज़ ले लें,
चाहे उसे हैराती अदारा बनाएं, उसे सदक़े का काम करें, ज़कात का काम करें या लोगों की वेलफेयर के लिए काम करें, लेकिन कोई भी सही काम करने का भी तरीका गलत नहीं हो सकता। इनलीगल अनलॉफुल रूट ग्लेड या रास्ता आप अपना नहीं सकते। तो ये यहाँ पे जो इनकी जो ट्रेल थी, जो तरीके से इन्होंने प्रोसीड किया, दैट वाज इनलीगल अनलॉफुल ऑन द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। वकास, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन वक्त मुख्तसर है, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। हमने यहाँ पे ये भी देखा था कि इससे पहले भी कुछ ऐसे गवाहान सामने आए थे जिन्होंने कहा था कि हमसे उस वक्त जो है वो फोर्सफुली कुछ गवाहियाँ ली गई थी। तो क्या आपको इन केसेस के अंदर भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं कि बाद में गवाहान जो हैं वो तब्दील हो जाए अपनी स्टेटमेंट्स और ये कहें कि जी हमसे फोर्सफुली ये बयान दिलवाए गए थे? देखिए फायजा, यू आर वन ऑफ सपोज टू बी द वन ऑफ सीनियर जर्नलिस्ट, जो हमारे इस वक्त जो जर्नलिस्ट है, आपने गुज़िश्ता 10 सालों के अंदर पाकिस्तान की सियासत के धारे के अंदर जो चीज़ें देखी कि पॉलिटिकली हालात जिसके लिए फेवरेबल नहीं है उसको आप पनामा में डालें, हकामा में निकाल दें। अल अजीजिया, फ्लैगशिप, उसके अलावा चौधरी शुगर में रमजान शुगर, इसी तरह खान साहब के केस भी जब घेरा तंग करने को आए तो बहुत सारे ऐसे केसेस जो है वो खोदा पहाड़ निकला चुहा। अब ये केस क्या एग्जिस्ट करेगा, इसके अंदर कन्विक्शन बनेगी? मुझे बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ लगता है कि बहुत सारे ऐसे लीगल एरर्स कर दिए गए। सही काम करने को अगर सही लीगल लॉफुल तरीका अपना लिया जाता, दैट वुड बी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस एंड स्टेट। लेकिन अगर आप सही काम करने के लिए जो इसका तरीका है वो इनलीगल रूट अपना ले जाएं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या हमारा लॉ ऑफ लैंड उसे कभी भी सपोर्ट, कोऑर्डिनेट या कोलैबोरेट उसके साथ नहीं करता। तो इस केस के अंदर ये सारी चीज़ें की गई हैं और शायद दूसरे केसों से हटकर ये केस इसलिए जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप साइफर केस की बात करें उसमें राइट टू फेयर ट्रायल खान साहब को नहीं दिया गया। इसके अलावा दीगर जो केसेज है उसमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे एम्फसाइज और असर्शन की गई वो ये आर्टिकल 10A के तहत जो राइट टू फेयर ट्रायल था, जो पाकिस्तान के तमाम शहरियों को बुनियादी हक है, वो डिस्पेल कर दिया गया, वो नलीफाई कर दिया गया। इस केस के अंदर हालात यकसर मुख्तलिफ हैं, इसमें वो सारे गवाहान मौजूद है। अब वो गवाहान की गवाहियाँ कैसे करवाई गई, हमने कभी नहीं देखा कि कोई भी आपकी जमात के साथ कोई शख्स जो है अलाइनमेंट में था, वो आजम खान साहब वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी या दीगर लोगों को आपके खिलाफ स्टेटमेंट देंगे। लेकिन माजी के अंदर जब नवाज शरीफ साहब को निकालना था तो फवाद हसन फवाद साहब को भी जो उन पे भी बोझ डाला गया, आहद चीमा साहब को भी इस्तेमाल किया गया। अब ये तमाम चीजें, ये तमाम हरबे, ये तमाम ट्रिक्स इनके खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन मुझे ये लगता है ये तमाम चीजों को देखने के बावजूद कि ये कन्विक्शन का केस है और शायद इस केस के अंदर जो है खान साहब को कन्विक्शन हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच वकास, आपने मेरे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। यहाँ वक्त है मुख्तसर सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद मजीद इश्यूज को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात की जाती है क्रिकेट के हवाले से, जहां पे इस्लाहात हो रही हैं वहीं पर आज एक सर्जरी भी हुई है। मोहसिन नकवी साहब ने बाकायदा आज एक इजलास भी बुलाया है जिसमें साबिक प्लेयर्स भी शामिल थे और उस पर कुछ ख़तरनाक फैसले भी किए गए हैं और इन तमाम तर पहलुओं को भी चेक करने की कोशिश की गई है कि आखिर गलतियाँ कहाँ कहाँ हुई हैं। शाहिद अफरीदी साहब का ये कहना है कि अगर सर्जरी का मतलब सिर्फ अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज को बाहर रखना था तो ये सर्जरी मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि टीम सेलेक्ट करते हुए बाकी लोग भी उस टीम में शामिल थे। बाकायदा एक बेंच बनता है, बाकायदा एक टीम होती है जो तमाम तर लोगों को सिलेक्ट करती है। सिलेक्शन टीम में बाकी लोगों को भी इसी तरह से ट्रीट करना चाहिए था। हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट है इमरान सुहेल साहब, आपको खुशामदीद कहती हूँ। इमरान सुहेल साहब, अगर हम क्रिकेट की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करते हैं तो शाहिद अफरीदी मुतालबा कर रहे हैं कि एक तो बाबर साहब को कप्तानी से हटा दिया जाए और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज तक की चीज़ों को क्यों महदूद रखा गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कि आपने इस इशू के ऊपर भी बात करने का मौका दिया। मैं आपको एक बात बताऊं कि जब हम बुरी तरह हारे तो मोहसिन नकवी साहब ने ड्यूरिंग वर्ल्ड कप ये कह दिया, अभी हम वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुए थे, तो उन्होंने कहा कि सर्जरी होगी जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ। और बहुत ही उनके क्लोज और बहुत लाडले समझे जाने वाले वहाब रियाज, उनके हाथ में उन्होंने पूरे क्रिकेट बोर्ड की जो भाग दौड़ थी वो दे दी कि ठीक है आप टीम भी बनाएं, आप टीम के सीनियर मैनेजर भी बन जाएं और आप टीम के साथ जाएं। और फिर उनके जो फैसले के वो फैमिलीज को साथ लेके चले गए। गो के उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने जब ये सारी चीज़ें पता की तो उन्हें बहुत गुस्सा चढ़ा और मेरे ज़राए के मुताबिक कंफर्म ज़राए मैं आपको बताता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब बहुत नाराज़ हैं अब तक वहाब रियाज से। और कल एक ख़बर निकली रात को कि उनको ओहदे से हटा दिया गया है। पहले सिलेक्शन कमेटी से निकाला गया उनको और अब्दुल रज़ाक को कि वो जिम्मेदार हैं इन फैसलों के। फिर उनको जो सीनियर मैनेजर के तौर पर थी, लोगों ने कहा कि आप उनको सीनियर मैनेजर के तौर पर क्यों नहीं हटा रहे, तो आज क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें सीनियर मैनेजर के तौर पर भी हटाया और साथ ही मंसूर राना जो कि टीम के असल मैनेजर थे उनको भी ओहदे से हटा दिया। और इन दोनों को हटाने के बाद वहाब रियाज का एक ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि
मुझे जिन एलिगेशंस के थ्रू हटाया गया है मैं उनको नहीं मानता। उन्होंने कहा जी मेरी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब एक तरफ तो मोहसिन नकवी सर्जरी कर रहे हैं और हम ये समझ रहे थे कि शायद वहाब रियाज उनके बहुत लाडले हैं और उसे एक्सेप्ट कर लेंगे और लगेगा कि हाँ ये ना शायद एक तय था मामला फेवर दे दी जाए, नहीं शुगर कोटेड हम ये समझ रहे कि इतने मामला तय था कि सारे का सारा मलबा जो है वहाब रियाज अपने सर ले लेंगे और कहेंगे ठीक है आपने मेरे पे इतने एहसानात किए तो चले मैं ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूँ, तो आपकी बात भी रह जाएगी सर्जरी वाली और मैं भी थोड़ी देर के लिए साइडलाइन हो जाऊंगा, जो कि होता है क्रिकेट के अंदर। दूसरी बात आपने बात की कि बहुत आला सतह एक कमेटी लोगों को बुलाया गया साबिक क्रिकेटर्स को। Exactly. तो मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये जितने भी क्रिकेटर बुलाए गए थे ये सारे के सारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 2-2, 3-3 साल, कुछ लोग तो 20-20 साल रहे हैं क्रिकेट बोर्ड के साथ। तो ये सारे जो बुलाए गए थे वो भी जिम्मेदार है पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करने के अंदर। तो ऑप्शन नहीं है मोहसिन नकवी साहब के पास। अच्छा, बाबर को एज अ कैप्टन आप क्या समझते हैं होना चाहिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए या नहीं? देखें, जब आपकी टीम के प्लेयर आपको सपोर्ट नहीं करते ना तो फिर आपको खुद ब खुद ही ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। जब आपको पता है कि 8 प्लेयर आपके साथ खड़े ही नहीं है तो क्रिकेट में एक टीम बनती है, तो टीम तभी बनती है जब आप सारे मुत्तहिद होते हैं। ठीक है। यूनिटी देखनी हो तो माजरत के साथ इंडिया की टीम की यूनिटी देखें, कैप्टन जो कहता है वही सब करते थे। आज अगर आप चैंपियंस को देख लें, हमारे ओल्ड क्रिकेटर सारे खेल रहे हैं, वेटरन्स, वो क्यों जीत रहे हैं सबके खिलाफ। अच्छा इमरान, इससे पहले कि मैं नुशाद साहब की तरफ जाऊं, मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो कुछ खबरें ज़राए लेकर आ रहे थे कि टीम की आपस में भी कुछ लड़ाइयाँ चल रही हैं, बातचीत भी बंद हो रही है, इस चीज़ को नुशाद साहब ने भी हाईलाइट किया हुआ है प्रोग्राम के अंदर, तो ये तमाम तर ज़राए की खबरें दुरुस्त थी? बिल्कुल दुरुस्त थी, वो पहले दिन से दुरुस्त थी। बाबर को जब कप्तान बनाया जा रहा था तो तब भी लोगों ने आवाज़ उठाई थी टीम से कि बाबर को जो है कप्तान नहीं बनाया जाए, शाहीन को इस वर्ल्ड कप में कंटिन्यू करवाया जाए। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि एक नए आने वाले चेयरमैन को एक बूम चाहिए, उनको एक शोहरत चाहिए, वो कि मोहसिन नकवी साहब को शोहरत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्रिकेट के अंदर जो चेयरमैन आता है शायद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के बराबर जो है ना उसकी वैल्यू होती है। तो उन्होंने कहा कि मैं आते एक छक्का मारता हूँ, देखता हूँ कि बाउंड्री के बाहर जाता है या कैच पकड़ा जाता है, वो बाउंड्री के अंदर ही कैच हो गए और अब वो आउट होने के बाद अब समझ रहे कि उन्हें दूसरी बारी मिलेगी और इसीलिए वो सारे इस तरह के इंतजाम कर रहे हैं कि यार शायद उनके ऊपर से जो प्रेशर है और जो बदनामी हुई टीम के हारने के बाद वो किसी तरीके से हट जाए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा इतनी जल्दी ये चीज़ें हटेंगी। ठीक है नुशाद साहब, हमने बहुत सारे फेलियर्स को डिस्कस भी किया था अपनी टीम की कि जब वो वहाँ पे परफॉर्म करने के तो वो यूँ लग रहा था कि जैसे फर्स्ट टाइम ग्राउंड में जा रहे हैं, और फिर जैसे भी इन्होंने खुद भी हाईलाइट कर दिया इमरान साहब ने कि वो फैमिली ट्रिप ज़्यादा मालूम हो रहा था, वो यूँ नहीं लग रहा था कि शायद वो क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हैं। आज जो सर्जरी हुई है, ये सर्जरी आप समझ रहे हैं कि सही की गई है या अभी इसके अंदर मज़ीद ज़रूरत है कुछ और ऑपरेशंस की? देखिए, मुझे तो अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्यों मुझे ये लग रहा है कि जो हाल हमने हॉकी का किया या फुटबॉल का किया या दीगर स्पोर्ट्स का किया है, पता नहीं क्यों हम ये बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी क्रिकेट का भी वही हाल हो जाए। हम मुसलसल ये कोशिश कर रहे हैं पिछले, मैं तकरीबन को 12, 14, 15 साल से मेरी ऑब्जर्वेशन है कि हम बड़ी कोशिश करके ना हम ये चाहते हैं कि क्रिकेट भी जो है ना हमारी वो भी बाकी तरह जो गेम्स हैं उनकी तरह वो भी बिल्कुल बर्बाद होकर रह जाए। बात ये है, मोहसिन नकवी साहब हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, हम उनके खैर खा भी हैं, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये जो अभी इमरान साहब ने एक बात कही है उसको समझने की ज़रूरत है। अगर वहाब रियाज साहब को वो तमाम तर इख्तियार दे दिया गया जो उनके पास नहीं होना चाहिए था, या वो डिजर्व नहीं करते थे, या ये असूली तौर पे उनको नहीं मिलना चाहिए था, तो ये सबसे बड़ी गलती तो पीसीबी चेयरमैन की अपनी है। सबसे पहले तो पीसीबी चेयरमैन साहब को ये सोचना चाहिए कि जब मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये काम करूंगा, इसका क्या नतीजा निकलेगा, और वो नतीजा आप सबके सामने है। आप ग्रुपिंग की बात कर रही हैं, वहाँ पर डिसिप्लिन का इश्यूज भी थे, वहाँ पर जो लड़के हैं वो आपस में गॉसिप्स कर रहे थे, एक दूसरे की बैक बाइटिंग कर रहे थे, वहाँ पे टीम नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। और फिर ये जो मैनेजर साहब को फारिग किया गया उसका भी मकसद यही है। आप ये देखिए कि अगर आपकी टीम कहीं परफॉर्म नहीं कर रही और साथ आप इस तरह के काम कर रहे हैं, तो आपका जो मैनेजर है, जो टीम मैनेजर, इसकी जिम्मेदारी है डिसिप्लिन कायम रखना। वहां डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं है। वहां पर फिर ये जो आपने इवेंट की बात की है कि ये जनाब, वहां तो आप तो सिर्फ इसकी बात करें, हमने तो यहां तक सुना है कि एक्सटेंडेड जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी लोग साथ ले गए। मतलब ये कोई मजाक बना हुआ है हमारा? कोई जो क्रिकेट ये जो वर्ल्ड कप होता है या इतने बड़े टाइटल के लिए जब हम खेलने जाते हैं, ये कोई रूटीन के मामला है? ये रोज होते हैं वर्ल्ड कप इस तरह के? हमारे यहाँ की चीजों को संजीदगी से लेने का एलिमेंट ही खत्म होता चला जा रहा है। मेरी नजर के अंदर मैं ये समझता हूँ कि मोहसिन साहब को ये चाहिए, मेरी राय है, वो इससे एग्री ना करें, पहले भी मैं दे चुका हूँ राय, कि देखिए आप बहुत मसरूफ हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री आपके पास है,
वहाँ पे भी अगरचे काकड़ साहब जो है वो रकीब होने की और रकाबत की बातें कर रहे हैं कि कैसे वो मिनिस्टर बने, ठीक है वो जो भी मामला है, लेकिन कम से कम आप पीसीबी चेयरमैन के तौर पे ऐसे ही अपने आप को आपने उसमें उलझा दिया है ना, आप शायद वहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ कर रहे हैं ना यहाँ पे कर रहे हैं। और उनको चाहिए ये कि इससे पहले कि वो खुद लाइबिलिटी बन जाए, और लाइबिलिटी जब इंसान बन जाता है तो फिर उससे पीछा छुड़ाना पड़ जाता है, इसलिए बेहतर है कि ये खुद स्टेप डाउन करके इसको किसी और को ठीक है। इमरान, वक्त मेरे पास बहुत मुख्तसर है, मैं चाहूँगी कि आप हमें ये बता दें कि जिस तरह की सर्जरी आज की गई है, क्या ये सर्जरी इससे अफाका हो जाएगा या मजीद इस तरह की सर्जरी इसकी ज़रूरत है? देखें, ये सर्जरी तभी कामयाब होगी जब ये जो ज़ख्म देने वाला डॉक्टर है ना, जैसे अभी सर बता रहे थे कि वो डॉक्टर पहले पीछे हटे और सर्जरी कोई आके ओरिजिनल सर्जन करे जिसको सर्जरी करनी आती है। मोहसिन नकवी साहब बहुत ही हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन ये शोबा उनका नहीं है। अगर फेमिलियर होने के लिए ये शोबा लिया गया है या आपको ये शोबा दिया गया है तो माजरत के साथ आप इसमें फेल हो चुके हैं और आपका ये मंसूबा नाकाम हो चुका है। आप उन्हीं को ये मंसूबा दें जो ये काम कर सकते हैं और जिनको ये काम करना आता है। मैं इसी पे कंक्लूड करूंगा क्योंकि समझने वाले मेरी बात समझ गए होंगे। ठीक हो गया। तो ये जो शाहिद अफरीदी साहब हैं, इनके एतराज़ात को भी मान रहे हैं? देखिए, शाहिद अफरीदी साहब भी जो है वो अपने दामाद शाहीन शाह अफरीदी की साइड ले रहे हैं। उन्हें चाहिए न्यूट्रल होकर बात करें। फेवरेटिज्म चल रहा है। आपको एक नया कप्तान बना देना चाहिए। माजी में साउथ अफ्रीका ने एक नया कप्तान बनाया था, ग्राहम स्मिथ, अंडर 19 से उठाया था और उनकी टीम बड़ी टीम बनी थी। आप भी हौसला करें, दें एक नया कप्तान टीम। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया इमरान हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम कहीं पर खत्म हुआ चलता है। अपनी मेज़बान फायजा बुखारी को, मेरे मोअज़्ज़ज़ पैनल को कल तक के प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।